Assalamu alaikum dear participants. Thank you for joining our workshop. Today's workshop is about Diploma HR and CHRMP certificate. This workshop will be conducted by Sir Hasib Ashraf. Sir Hasib, please continue the session. Right. Thank you very much, Mustafa, for your introduction. Assalamu alaikum everyone. This is Hasib Ashraf. छोटा सा इंट्रोडक्शन मजीद करवा दूं कि मेरा ओमनी एकेडमी में तकरीबन 3 साल से एक्सपीरियंस है. आई एम टीचिंग द सर्टिफिकेट ऑफ एंड डिप्लोमा कोर्स ऑफ द HRM एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स कोर्सेज आल्सो. And today's workshop is related to the HR and okay. अच्छा जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ज़रा म्यूट अपने कर लें, अनम्यूट कर लें सारे लोग, ताकि हम आपसे कोऑर्डिनेट कर सकें और सुन सकें कि आपकी हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन ले सकें आप लोगों के बारे में. अपना छोटा छोटा 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन करवाते थे. आज़म, फरीद, फैज़ान, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़. महा, 1 बाय 1 आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करवा दें एंड ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करें वर्कशॉप को. हेलो. अच्छा जी, कंटिन्यू मैं कर लेता हूँ यहाँ से. मूविंग फॉरवर्ड दी HR के अंदर सबसे बड़ी जो मेन जो एलिमेंट्स हैं वो दैट इज कॉल्ड 5 एलिमेंट्स. नंबर 1 के स्टाफ, प्लान, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड लीड. एक मिनट. अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड के जब ये 5 फंक्शंस है हमारे, स्टाफ, प्लान, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज एंड लीड, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं? दीज आर द 5 बेसिक फंक्शंस. अगर आप इन फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप समझो कि ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन को आप समझ सकोगे, क्योंकि HR इज बेसिकली बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड स्टाफ के अंदर क्या चीजें आती हैं? स्टाफ के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आती है. आप जब सिलेक्शन कर लेते हो स्टाफ की, तो आपने उसको कंसर्न डिपार्टमेंट से पहले अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हो. हर डिपार्टमेंट के अंदर एक विजिट करवाते हो कि आज ये बंदा हायर हुए, ऑन बोर्ड हुए फॉर दिस डिपार्टमेंट के लिए, और उसकी फिर ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन के बाद फिर एक ट्रेनिंग करवा दी जाती है पर्टिकुलर फॉर दैट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो हायर हुआ है. अगर फॉर एग्जांपल सेल्स ऑपरेशन के अंदर हायरिंग हुई है तो सेल्स ऑपरेशन से रिलेटेड उसकी ट्रेनिंग होगी. कस्टमर सर्विस से है तो प्रोडक्ट नॉलेज पहले इसको सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर कस्टमर सर्विस की कॉल्स के हवाले से उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी. उसके बाद फर्दर मूविंग फॉरवर्ड के उसके बाद जब वो बंदा काम कर रहा होता है तो प्रोबेशन पीरियड होता है 3 to 6 मंथ्स का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ठीक है. जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट होता है तो उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि ये 3 महीने या 6 महीने के अंदर कितनी दफा प्रेजेंट हुआ है, कितनी दफा इसने छुट्टी की है, कितनी दफा लेट हुआ है, ओवरऑल इसके प्रोग्रेस किया रही है, उसको काम दिया उसने कैसे परफॉर्म किया, कैसे डिलीवर किया है. ये तमाम चीजें 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर वैल्यूएट होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड में कराई जाती है. लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वैल्यूएट होता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है, वो साल के अंदर एक दफा होती है. और ये HR और आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके दरमियान में होती है. और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके अंदर जो मेजर जो स्लाइटली जो डिफरेंस है वो ये है, मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होती है, गाइडेंस होती है, स्टाफ की फीडबैक और फीड फॉरवर्ड चलते हैं, क्रिटिसाइजिंग भी होती है, और उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर चल रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतरी की तरफ जाए रादर देन के डे एंड के अंदर हो. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड जब हम वैल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं,
तो डेफिनेटली एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो, प्रमोशन हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिले, सेल्स परफॉर्मेंस के अवार्ड मिले, ओवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को अवार्ड मिले। तो हर बंदा अपने हिसाब से जो परफॉर्म करता है उस हिसाब से उसकी वैल्यू गेन अप होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये एचआर के थ्रू वैल्यूएशन होती है और एचआर ही देता है अवार्ड्स वगैरह स्टाफ्स को। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, प्लान क्या चीज होती है जब ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है या सर्विसेज है इंडस्ट्री है, वो तमाम चीजें गोल्स और स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल सेट्स होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं टू मीट देयर एंड्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जब हम गोल्स और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल ओमनी है, इसका टाइमिंग से सुबह 10 बजे लॉग इन होना, 7 बजे तक है तो 7 बजे लॉग आउट होना। मीन्स अब ये 10 से 7 के दरमियान में डेली बेस पे हर एक एक मिनट 1 आवर की प्रोग्रेस होती है, टाइमिंग्स होते हैं और उसको फीडबैक जा रहा होता है, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, और डेली टास्क होते हैं, डेली ऑपरेशंस होते हैं, डेली आपने वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने, ताकि वीक के एंड में आपने क्या पाया क्या खोया ये उसका रिजल्ट आता है आपके। ओवरऑल आपके प्रोग्रेस, आपकी शाबाशी जरूर मिलती है, जहाँ पे लैकिंग होती है उसको आप इम्प्रूवमेंट करते हो और बेहतरी लाते हो अपनी पर्सनालिटी के अंदर, इन द वर्क ऑल्सो एंड ओवरऑल कंडीशन के अंदर। और ये एचआर बहुत सपोर्ट करता है हर डिपार्टमेंट्स के अंदर, और एचआर इज वेरी, कह लें कि ब्रेन ऑल्सो, इट्स अ बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, कंट्रोल क्या चीज है? कंट्रोल स्टैंडर्ड होते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपेयर परफॉर्मेंस की जाती है और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड CPAR, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट। करेक्टिव प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट मींस कि जहां पे अगर कोई आपने गलती की है तो उसके अगेंस्ट पे आपने क्या एक्शन क्या ली है, जब गलती की है तो उसके क्या गलती हुई, उसका प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुआ, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या किया है, और नेक्स्ट जो लास्ट है कि आपने नेक्स्ट टाइम उसका फ्यूचर एक्शन क्या प्लान है टू अवॉइड दैट एरर इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, और ये एकदम नहीं होता, स्लोली प्रोग्रेस के साथ होता है, जितना आप काम को बार बार करते रहोगे एक्सपर्टीज आती जाती है, आप एक्सपर्ट एक्सपीरियंस के साथ गेन करते रहते हो। नो वन इज बॉर्न एज एक्सपर्ट, प्रैक्टिसिंग के थ्रू बंदा एक्सपर्टीज हासिल होता है, फिर वो एक्सपर्ट बनता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ऑर्गेनाइज, जब डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है तो उसके अंदर होते हैं सबॉर्डिनेट्स, टीम जिसे हम कहते हैं। जब टीम के होते हैं तो उसको कम्युनिकेशन होती है, काम दिया जाता है, डिफरेंट डेजिग्नेशन के काम डिफरेंट होते हैं, अपर लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं एचआर के टर्म्स में। उनको काम करना होता है, डेली बेस पे टास्क होते हैं, उनको कंप्लीट करना और डिलीवर करना होता है और ऑर्गेनाइज रखना होता है, मेक अप फॉलो अप, कंटिन्यूसली फॉलो अप, छोटी छोटी चीजों से बहुत सी चीजें इंप्रूवमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बेहतर एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बनाने वाला भी एचआर होता है। एचआर अगर तंग करेगा, सबको बंद रखेगा तो कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, हर चीज कोई ना कोई लेग पुलिंग की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप हर चीज को ओपन रखो, ओपन डिस्कशन करो, कोई फिश मार्केट बनाने की जरूरत नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को काम डाउन रखें, पीस वर्क रखें, अपने काम से मतलब ज्यादातर लोग रखेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। अगर हम एज ए एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अगर हम किसी के काम की दखल अंदाजी करेंगे तो सवाल आता है कि आपके जो काम है आप क्या काम प्रोग्रेस कर रहे हो। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, लीड क्या चीज है? लीड क्या होती है? लीड इज दैट कि जब हम एज ए लीडर, तो लीडर क्या होता है? मोटिवेट करता है लोगों को, शाबाशी देता है, कोई प्रॉब्लम होती है, अभी करंटली आई एम हैविंग फेसिंग अ प्रॉब्लम आल्सो एट होम ड्यू टू माय फादर सिकनेस, एंड घर का निज़ाम, घर का एनवायरनमेंट, उसकी मोटिवेशन, उस सिचुएशन के अंदर आपको उस डिफिकल्ट टाइम के ऊपर अपने आप को बकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो घर की मिसाल दी है।
लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए तो ऑर्गेनाइजेशन भी बंदा स्ट्रेस्ड होता है क्योंकि घर से आता है या कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो इंसान क्या होता है, जो लीडर होता है उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, उससे डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन कैसे होती है? कम्युनिकेशन। आप अपने फैमिली के अंदर भी अगर आप बातचीत करते हो अपने पेरेंट्स से, यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद देम। अगर आप डाउन होते हैं तो क्या करते हैं? माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, शाबाशी देते हैं, बेटा कोई नहीं, बकअप योरसेल्फ, हो जाएगा, कोई परेशान की बात नहीं है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो सोल्यूशन की तरफ आप जाते हो। ये छोटे स्मॉल स्टेप्स आपको एज ए लीडर और मोटिवेट करते हैं टू कंप्लीट द टास्क ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर वर्क एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कोई सवाल हो एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर बीच में भी अगर आपने कोई सवाल करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क ऑल्सो। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, एचआरएम की डेफिनेशन क्या है कि पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनाओगे उसके डेली बेस पे प्रैक्टिसिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग भी उसको कैरी आउट कर सकें। और उसके अंदर मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट के डिफरेंट पोजीशन, उनके वर्क के, उनकी पॉलिसीज के, उनके काम के लिहाज से उनकी प्रैक्टिसिंग हो, और उनकी रिक्रूटिंग हो, ट्रेनिंग हो, अप्रेजिंग हो, रिवॉर्डिंग हो, ये तमाम चीजें एचआरएम के अंदर इंक्लूड होती हैं। आसान लफ्जों में एचआर की जो ब्रीफली हेडिंग वो ये है कि मैं थोड़े से पार्ट्स के इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हम पढ़ते हैं वो 5 मॉड्यूल्स होते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड लेबर लॉ। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की एक छोटी सी एक बात बोलूंगा, आगे जाके जरूर नजर आएगी, वो ये है कि हायर द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट टाइम, राइट प्लेस, एंड दैट इज कॉल्ड एचआर। बेसिकली अगर गलत बंदा हायर होगा तो गलत परफॉर्मेंस और गलत चीजें होंगी, टाइम वेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और बहुत कुछ नुकसानदेह होता है। तो HR creates value for engaging in activities that produce the employees behavior that company needs to achieve its strategic goals. चलें जी, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। यार ये स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी होती है? स्ट्रैटेजी हर मॉड्यूल के अंदर जरूरत है, HR के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और अपनी जिंदगी के हवाले से भी, अपने काम के लिहाज से भी स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, इन योर गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑल्सो। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनती है? एक विजन हम बनाते हैं, मिशन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम इन दिस इंडस्ट्री। वो जो इंडस्ट्री है वो आपको बतानी होती है मिशन के अंदर कि हु यू आर, इन विच इंडस्ट्री यू आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, and you have to tell that how you will be achieving that, implement how you will implement that thing. इसका सोल्यूशन सबसे आसान लफ्जों में ये है कि 5 W's जो आपके मौजूद है, ठीक है, वो लिखें, और एक H है, दैट इज हाउ यू विल डू इट। तो वो जो हाउ है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ योर गोल टू अचीव इट। ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी बना ली, मैं ये कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मैं 5 साल के बाद है ना सीए बन जाऊंगा। अब सीए बनने के लिए जब आप सीए के प्रोसेस के अंदर जाते हो तो सीए के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के पेपर्स होते हैं। जब मॉड्यूल्स को आपने क्लियर करते जाओगे तो आप 5 साल के टारगेट पीरियड के अंदर कंप्लीट कर सकोगे, अदरवाइज इट विल एक्सटेंड टू 7 years और 8 years डिपेंडिंग ऑन यू कि हाउ यू कंप्लीट इट। तो ये आपके ऊपर है स्ट्रैटेजी के हाउ यू कंसिडर योर सेल्फ, हाउ यू प्रैक्टिस, हाउ यू वर्क योर सेल्फ। हिम्मत तो नहीं हार गए। वन ऑफ माई कजन्स, ही इज अ सीए, एंड ही, जब उसका आखिरी मॉड्यूल चल रहा था एफ, ठीक है, एफ के अंदर लास्ट 2 पेपर्स रह गए थे, एंड ही वाज कंटिन्यूसली अटेम्प्टिंग, और उसके अंदर कंटिन्यूसली ही वाज गेटिंग फेल। अल्लाह ताला ने उस कामयाबी दी, ठीक है। आफ्टर अराउंड 4 or 5 अटेम्प्ट्स के बाद ही सक्सीड एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो इन शॉर्ट, सक्सेस आती जरूर है, कामयाबी, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो सक्सेस आएगी।
कोई ना कोई बीच आपका पहला स्टेप, इनिशियल स्टेप ही आपको सक्सेस देगी, नॉट फॉरन, कोई अभी नहीं देगा, आने वाले वक्तों में जरूर देगा। तो मूविंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी क्या चीज है, उसके 8-6 स्टेप्स हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थिंग, that is define the business, who you are, what services provide in which industry, then moving forward what is your mission in that industry, what you do and how you will be achieving it, right? फिर आप इंटरनल और एक्सटर्नल से मुराद क्या है, इंटरनल और इंटरनल ऑडिट्स मींस SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस क्या चीज है, S for strength, weaknesses, opportunities and threat। छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, SWOT मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रेंथ के जब हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं कि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज को कंबाइन करते हैं इन सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रेंथ और थ्रेट को कंबाइन करते हैं, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज को, वीकनेस और थ्रेट को। जब इन लेवल्स को हम करते हैं तो फिर इनको एक एनालिसिस हम करते हैं कि क्या चीज मेरे पास मौजूद है एंड हाउ आई विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स और सिचुएशन इन लाइफ, ठीक है। इसके थ्रू आप अपने ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो, फिर आप अपने मिशन को, जो स्टेप नंबर 3 है, मिशन को आप ट्रांसलेट करते हो और गोल्स को अचीव थ्रू इन दिस फॉर्मेट। अच्छा, ये जो स्टेप है जरूरी नहीं है कि ये आप कंपनी के हवाले से बात कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, ये आप चीज प्रोडक्ट के हवाले से भी कर सकते हो, अपनी सर्विस के हवाले से भी कर सकते हो, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस एक्सरसाइज। ये आप अपनी एक्टिविटी आप कर सकते हो अपने घर बैठे भी, तो ये आपके करियर के अंदर बहुत बेहतर ला सकती है। और इसके अंदर एनालिसिस क्या होता है कि हु यू आर, what you are right now, how you can become a better person in life, in a corporate also, in a personal life also. It all depends how you handle it. Moving forward, जब हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, हम ये करेंगे, फलाना स्टेप करेंगे, तो अचीव आता है कि हाउ यू विल बी अचीविंग इट, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। फिर आप उसको बिस्मिल्लाह करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको वैल्यूएट करना होता है अपनी परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस आप परफॉर्मेंस वैल्यूएट इसलिए जरूरी होता है तो यो आपने एक बेंचमार्क होता है कि यार मैं 3 साल तक मैं ये चीज अचीव कर लूंगा। एंड जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम कर रहा था, मेरा टारगेट था कि यार मेरे 5 साल गुजारने हैं, 5 साल का एक सर्टिफिकेट, इनका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लेना है, और यहाँ तक जितना मैं अपने आप को बेहतर बना सकता बना लो, और यहाँ से एक मैंने मूव ऑन होना है। अभी तक इन प्रोसेस है मेरा, ठीक है, इंटरव्यू इन प्रोसेस है इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बट वंस इट इज दैट हुक अप आई विल बी स्विचिंग इट, दैट इज माई अल्टीमेटली गोल ऑफ माई करियर। तो जब तक जॉब ना मिल जाए, उस दूसरी जो करंट जॉब है उसको छोड़ना जरूरी नहीं है। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को भी आप लोगों को सोचना जरूरी है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ ट्यूशंस पढ़ाओ, कोई स्मॉल बिजनेस रखो, कोई ऑनलाइन बिजनेस रखो, या फ्रीलांस मार्केट के अंदर अपने आप को प्रेजेंस शो रखो, ताकि आपकी, अगर अल्लाह ना करे आपकी जॉब भी चली जाती है तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको सपोर्ट करते रहेगी, आपकी साइकिल को बढ़ा देगा। फ्रीलांसिंग आप करें, अपने सर्विसेज प्रोवाइड, जब जॉब मिल जाए, कंटिन्यू दैट योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यूसली। इट इज लास्ट एंडिंग, जब तक आप दुनिया से रुखसत नहीं होता है वो आपकी सर्विसेज जारी रहती हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग वाले काम करते रहते हैं। there are many people, there are many examples in the life, those who are people are practicing, they are doing and achieving, right? Moving forward, HRM functions क्या हैं, HRM के functions ये आपसे जिक्र किए थे, ये सारी चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही जो इस मॉड्यूल के अंदर CHRM और डिप्लोमा के अंदर कवर अप होता है। और मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस if you want to have asked? Yes, sir. Yes, sir. I have one question. Who introduce yourself first and who you I are, am Mohammed Fareed. where you are I'm working, Mohammed Fareed. and then ask the question. Yes, sir. My name is Mohammed Fareed, and I'm a student of Karachi University, MSc in Statistics, and also I'm doing job in Madani Channel as a shift management
and freelance HR working. ओके सर बात ये है कि मैं अभी इस सेक्शन में यूं इन्वॉल्व हुआ हूँ कि जब HR की बात आई तो अब ये पूछना मैंने आपसे कि HR के फील्ड में जैसे आपने बताया कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, लोगों को फिर इसकी अवेयरनेस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस भी यूज कर रहे होते हैं, तो उसके हवाले से बताएं कि HR में कौन सी एप्लीकेशन, लाइक सैलरी बनाना भी HR का ही काम होता है, चीजें मैनेज करना, वो परफॉर्मेंस बनाना। हाँ वो परफॉर्मेंस जो अप्रेजल्स होते हैं, फॉर्मूला होता है उसके अंदर, बैलेंस स्कोर कार्ड यूज होता है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया होता है ना कि टीम बिल्डिंग कैसे है, प्रोडक्ट नॉलेज कैसे है, टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें अप्रेजल के अंदर काउंट्स होती हैं। ठीक है, जी और सर। और इसको फिर स्कोरिंग कार्ड होता है, उसका फिर अप्रेजल होता है कि आउट ऑफ आपने 80 मार्क्स देने, 100 मार्क्स देने, और उसके बाद फिर उसकी ग्रेडिंग सिस्टम होती है। ग्रेड क्या होता जी है, जी। ABC। फिर अगर फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स आते हैं 69, वो लाया करते हैं B ग्रेड के अंदर। ठीक है, जब B ग्रेड के अंदर आए तो उसका फिर हमने, अगर आपने कंपनी प्रॉफिट देती है, बोनस देती है, सैलरी इंक्रीमेंट करती है, वो सारी चीजें उस ब्रैकेट के थ्रू उसके अंदर वो लाया कर जाएगा। इट इज जी इजी, बिल्कुल। ये आपको इजी रखेगा। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, ERP भी होता है, SAP भी यूज होता है, Oracle भी यूज होता है। ठीक है, ये डिफरेंट ठीक है। सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ओमनी जो ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी ये प्रोवाइड भी करती है। HR डिप्लोमा HRM के अंदर ERP का कोर्स करवाया जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी आप स्पेशलाइज करना चाहते हो तो वो फिर SAP के अंदर आ सकते हो और Oracle के अंदर आ सकते हो। ठीक है, हम जो यूज करते हैं सर वहां पर, जैसे आपने ERP बताया, जी एक तो ये यूज करते हैं, ठीक है, और पैरोल, एक पेरोल एप्लीकेशन सिस्टम। पैरोल। जी, जिसपे हमारी अटेंडेंस आ रही होती है, देन लाइक अर्ली गोइंग, लेट कमिंग, इनफॉर्म, नॉन इनफॉर्म एंड XYZ। तो यस। ये दो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे होते हैं। होता सर ये है कि मेन हमारा जो वर्किंग होती है पैरोल पे होती है, पैरोल से फिर डेटा शिफ्ट होता है हमारे ERP पर। ऐसे ही है, सॉरी ERP नहीं, ESS। ठीक है। एक एप्लीकेशन और है ESS, जिसके अंदर हमारी अटेंडेंस शो हो रही होती है, लेकिन बैक एंड पर जो हम मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं वो हम पैरोल पे यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस HR, मतलब चूंकि मेरे पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कोई कोई सर्टिफिकेट है, इशू नहीं, कोई बट इशू ये है नहीं। कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फिजान प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं एज अ असिस्टेंट ऑडियो इंजीनियर असिस्ट हुआ था। ठीक फिर है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी, HR की फील्ड में गया। तो हम्म। अभी मैं HR में हूँ वहाँ पर, मगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना कुछ ठीक है। है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कोर्स करूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली जो है ना वर्थ इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पे। डेफिनेटली तो आपकी वर्थ बढ़ेगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो आप प्रैक्टिसिंग करोगे HR की लर्निंग के साथ, आपको फायदा आपको होगा, जी शाबाशी सर, आपको जब भी भी। और होगी। तो ये मुझे, अब जैसे कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन बताई सर, दोबारा बता दीजिएगा, और ये टाइम ऑरेकल, पीरियड क्या होगा और किसका टाइम पीरियड आपको मुस्तफा आपको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, और इसके चलिए अंदर डिप्लोमा के अंदर वैसे आपको बता दूं कि 6 मंथ्स का पीरियड होता है, और सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, फिजिकल भी ले सकते हो। ठीक है, और ठीक है। बाकी जब आप इंडक्शन होगी फिर आपके साथ फिर वो क्लास टाइमिंग्स और कोऑर्डिनेशन में कर सकूंगा। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपके सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है। ठीक है फरीद। जी सर, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई और कोई क्वेश्चन, कोई बात? सर एक सवाल और है, अगर मैं इससे थोड़ा सा टॉपिक से हटके पूछूं जी आपसे तो। जी जी पूछो। सर इसमें जैसे कि मेरी फील्ड जो है वो स्पेशली तो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, हम्म डेटा एनालिसिस वगैरह की फील्ड है। हम्म तो चूंकि मैं अब तक सिर्फ थ्योरेटिकली स्टडी करता आया हूँ, क्योंकि हम्म, BS ऑनर्स कंप्लीट है, लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। ठीक है। मुझे मूव करना है सर, लाइक डेटा साइंस वगैरह की फील्ड में। तो मैं हम्म। HR में रहते हुए, आप चूंकि आप टीचर हैं, आपको बहुत सारी चीजों का पता होगा, इस पे मैं एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, HR की फील्ड, अच्छा डाटा साइंस में जाना चाह रहे हो या HR की फील्ड में जाना चाह रहे हो? नहीं, मतलब दोनों ही फील्ड मेरी है। मैं HR की फील्ड में रहते हुए ही इसके डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ आइडिया दें।
स्टार्ट्स के अंदर आप ये कर सकते हो कि क्वेश्चनर आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चनर बनाकर आपने डिफरेंट फॉर्म्स आपने सबमिट कर दिया, ये ऑनलाइन फॉर्म बना लिया, और आपकी कंपनी के जितने भी स्टाफ हैं उनको कह देंगे भाई ये सवालात हैं, ये सर्वे है ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। उसके आप यहाँ पे डाटा साइंस आपको इस्तेमाल होगा, स्टार्ट्स आपको इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से क्वेश्चनर को फिल आउट करेगा। आपका SPSS इसके अंदर यूटिलाइज होगा। आप कौन सा टेस्ट यूज करते हो इट्स अप टू यू, ठीक है। स्क्वायर वो SPSS के अंदर स्क्वायर चार्ट यूज करते हो, बाय चार्ट, जो भी आपके उसके अंदर एक दो और टेस्ट होते हैं उसके अंदर आप यूज करते हो, स्कैटर्ड चार्ट यूज करते हो। वो जब आप टेस्ट रन करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया वेयर द पीपल आर हेडिंग, किस तरह से हेड और किस तरह से बाकी चीजों को इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। एक बात याद रखना, ठीक एक बात याद रखना फरीद, हर ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस नहीं होती, ठीक है। जी कहीं बिल्कुल। कहीं पे चीजें कुछ ज्यादा मिलेंगी, कहीं पे चीजें कम मिलेंगी। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहां पे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, एज ए फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन सैलरी कम है, क्योंकि जापानीज बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टीचिंग जी कर रहा हूँ, तो मैं आपको दोनों के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, कोई चाइनीज हो गई या कोई कोरियन कंपनी है, उसका कल्चर डिफरेंट होगा, उसका काम करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। लेकिन एक बात याद रखना फरीद और बाकी लोग भी, जो एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हो कोई एक्सपीरियंस आपसे वो छीन नहीं सकता, ठीक है। उसके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करो और आगे बढ़ते जाओ, जी बिल्कुल सर। ठीक है। आई होप आई हैव गिवन द आंसर टू यू। यस सर। ओके, एनी एल्स, एनीवन एल्स प्लीज? Anyone else? Aisha, Hussain, Fizan, Mustafa, Hanam. Anyone else? No, thank you, sir. No, sir. Thank you so much. Right. If you have any further questions, so coordinate with the Omni management. And thank you very much for the attending this workshop. Mustafa, please take over, please. Okay, sir. Thank you so much for the session. Dear participants, if you have any queries, you can ask us on group, and also you can contact through this number. You can also visit our website to see the course detail further. Thank you so much, Sir Hasi, for the session. Allah Thank Hafiz. you. Take care. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Yes.